नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट इक्विवेलेंट वेट, है ना। आप पढ़ चुके हो मोल कॉन्सेप्ट में अबाउट मोलर वेट क्या होगा, एक मोल का मास क्या होगा, है ना। अब हम बात करने वाले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट वेट। इस टॉपिक का नाम होगा मोल टू। मोल वन आप पढ़ चुके हो, हम बात करते हैं मोल टू के बारे में। यहाँ हम बात करेंगे अबाउट नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी से पहले हम बात करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट मास और कैसे हम निकाल पाएंगे इक्विवेलेंट मास। फिर हम बात करेंगे नॉर्मेलिटी क्या होगा और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आएगा उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो इसको आप टॉपिक यहाँ बोल सकते हैं मोल टू होगा, है ना। दिस इज मोल टू और इस पहला टॉपिक होगा इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा या इक्विवेलेंट मास, है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट वेट। सिंबल इसका ई से लिखोगे आप। तो इसको डिफाइन इस तरह से करते हैं हम लोग है। ओल्ड जो कंसेप्ट इसका है यही बताया जाता है। इट इज मास ऑफ अ सब्सटेंस which combine or replace 1 gram of hydrogen, 8 gram of oxygen or 35.5 gram of chlorine। जैसे मैग्नीशियम रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो अगर बैलेंस करो रिएक्शन को आप, तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ भी 2 आएगा, है ना। तो अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट क्या बोलोगे आप, यहाँ बोल सकते हो आप कि मैग्नीशियम का 2 मोल रिएक्शन करेगा O2 का 1 मोल के साथ, है ना। मतलब 2 मोल का मास कितना होगा, तो 2 इंटू इसका मास, 1 मोल का मास होता है दिस इज 24 ग्राम, है ना। ऑफ मैग्नीशियम कंबाइन कर रहा है किसके साथ, कंबाइन विथ 1 मोल का मास क्या होगा O2 का 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, है ना। क्या बोले आपको हम डेफिनेशन में, या तो 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा या तो 8 ग्राम ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, तो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में आप यहाँ बात करोगे, तो यहाँ देख लो आप 32 ग्राम से कंबाइन कर रहा है आपका मैग्नीशियम का, दिस इज 48 ग्राम। ठीक है ना, तो 8 ग्राम से कितना कंबाइन करेगा उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से हम बात कर सकते हो और करके 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विथ मल्टीप्लाई करो दोनों को आप, इट इज 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, है ना। तो इसका 1 ग्राम अगर होगा 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विथ 48 बाई 32 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, राइट। तो अगर इसका 8 ग्राम बात करें हम लोग, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन किसे करेगा, तो 48 बाई 32 इंटू हो जाएगा 8, है ना। और इसको अगर सॉल्व करो तो यहाँ से कितना आ जाएगा, दिस इज नीचे 4 आ जाएगा, मतलब 48 बाई 4 मतलब दिस इज 24 बाई 2 आ जाएगा। या फिर इसको ये बोलो आप 24 क्या है, 24 1 मोल का मास है। 24 क्या था, 1 मोल का मास था। मतलब यहाँ बोल सकते हो आप कि मैग्नीशियम अगर एटम अगर है आपका, तो इसका हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास, या फिर बोलो मोलर मास। ठीक है ना, यहाँ लिख सकते हो आप मोलर मास, 1 मोल का मास, मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम बाई डिवाइड किसे किए हुए यहाँ पर आप 2 क्या है, 2 वैलेंसी है मैग्नीशियम का, तो नीचे लिख सकते हो आप वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम। दिस इज इक्वल टू क्या होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम, है ना। क्या बोले आपको हम, 8 ग्राम ऑक्सीजन से जितना ग्राम कंबाइन करेगा मैग्नीशियम का उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट मास। कितना आ रहा है, 24 बाई 2 आ रहा है, मतलब 12 ग्राम आ रहा है ना। तो 12 को हम लिखे 24 बाई 2 के फॉर्म में, ताकि हम उसको रिलेट कर पाए इन टर्म्स ऑफ मोलर मास और वैलेंसी। ठीक है, मतलब इक्विवेलेंट मास को आप इस टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, मोलर मास बाय वैलेंसी। एक और एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पर, सपोज वी हैव सोडियम। ठीक है, सोडियम प्लस
H2SO4 क्या बनेगा, इट विल फॉर्म Na2SO4 प्लस H2 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ रिएक्शन में क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है कौन, सोडियम। हाइड्रोजन की जगह में कौन आ रहा है, सोडियम आ रहा है। ठीक है, तो पहले रिएक्शन बैलेंस करो, तो यहाँ पे 2 लिखोगे तो आपका रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। राइट, अब देखो यहाँ पर ही अब सोडियम का मास कितना होगा, 2 मोल है यहाँ पर ही, तो 2 इंटू 1 मोल का मास 23 ग्राम होता है ऑफ सोडियम रिप्लेस कर रहा है। और H2 को मास कितना होगा इसका, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो ये डेफिनेशन में क्या बोला गया, 1 ग्राम हाइड्रोजन को जो रिप्लेस करेगा उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट मास। तो 2 ग्राम रिप्लेस हो रहा है आपका हाइड्रोजन बाय 46 ग्राम ऑफ सोडियम। तो इसको और करके लिख लो उल्टा यहाँ पर, या कि 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन is replaced by 46 ग्राम ऑफ सोडियम। राइट, तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय 46 बाय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ग्राम ऑफ सोडियम, मतलब कितना आएगा, दिस विल बी 23 ग्राम आ जाएगा। मतलब इसको क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो यहाँ पर आप मोलर मास ऑफ सोडियम होता है 23 बाय वैलेंसी इसका होता है 1, है ना, मतलब 23 बाय 1 भी इसको बोल सकते हो आप, है ना। तो फिर से वही आगे आप यहाँ पर देख सकते हो आप, इक्विवेलेंट मास क्या आ रहा है सोडियम का, उसका मोलर मास और वैलेंसी। तो पीछे अभी बताया था आपको मैग्नीशियम के लिए, तो वहां भी आया था मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम में वैलेंसी, यहाँ भी वही आ रहा है। एक एग्जांपल और यहाँ लिखते हैं हम लोग, सपोज एल्युमिनियम रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म AlCl3। राइट, बैलेंस करो इसको, तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ पर 2 लिखो, यहाँ पर 3 लिख दो, रिएक्शन बैलेंस हो गया। राइट, 2 मोल है, मास कितना होगा, तो 2 इंटू 27 1 मोल का मास होता है ऑफ एल्युमिनियम। कंबाइन किससे हो रहा है, कंबाइन किससे हो रहा है, तो 3 मोल ऑफ Cl2 से। तो यहाँ लिखोगे 3 इंटू Cl2 का मोलर मास कितना होगा, तो दिस विल बी 2 इंटू 35.5, है ना, ग्राम ऑफ क्लोरीन। ठीक है ना, तो अगर इसको आप उल्टा करके लिखो तो बेटर होगा यहाँ पर ही, है ना। तो वी कैन राइट हियर और करके कि 3 इंटू 2 इंटू 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन combined with this is 2 into 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। तो इसका 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन कंबाइन करेगा, दिस इज 2 into 27 by 3 into 2 into 35.5 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। राइट, 2 से 2 कैंसिल भी कर दो, और अगर इसका 35.5 ग्राम हुआ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यहाँ देख लो, 35.5 ग्राम क्लोरीन कंबाइन विथ किसे कंबाइन करेगा, तो 27 बाई 3 इंटू 35.5 इंटू कितना हो जाएगा 35.5, है ना। तो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, फिर से कैंसिल हो गया। 27/3 मतलब क्या हो गया, 27 होता है आपका एल्युमिनियम का मोलर मास, तो मोलर मास का वैलेंसी 3 होता है। तो यहाँ सब ये बोल सकते हो इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्युमिनियम कितना आएगा, तो बोल सकते हो आप मोलर मास ऑफ एल्युमिनियम बाई एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है, इसलिए यहाँ 3 से डिवाइड किया गया है ना, 27/3 आ रहा है। ठीक है ना, तो दिस इज इक्वल टू कितना होगा 27/3। सो नेक्स्ट यहाँ बात कर लेते हैं आपका कि डेफिनेशन क्या होगा इक्विवेलेंट मास का। सो नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट वेट, है ना, या फिर मास बोलो आप। इसका डेफिनेशन क्या होगा, अभी हम क्या बोले कि अभी हम फाइंड किया हम इक्विवेलेंट मास मैग्नीशियम का क्या आया, मोलर मास बाय वैलेंसी आया। उसी तरह से
एल्युमिनियम का भी आया मोलर मास बाय वैलेंसी, सोडियम का भी वही आया मोलर मास बाय वैलेंसी। मतलब अगर बात करें इन जनरल कोई भी अगर सब्सटेंस हो आपके पास तो इक्विवेलेंट मास डिफाइन कैसे होगा? इट इज डिफाइंड एज, ऊपर लिखोगे 1 मोल का मास, है ना। अब 1 मोल हो सकता है, इट कैन बी, अगर एटम हुआ तो एटॉमिक वेट, तो यहाँ लिख सकते हो आप एटॉमिक वेट, है ना, या अगर मोलिक्यूल हुआ तो मोलिकुलर वेट, ठीक है। सो दिस विल बी मोलिक्यूलर वेट। और अगर आयन हुआ तो उसको बोलेंगे हम आयनिक वेट, आयनिक वेट बाई एन फैक्टर, है ना, दिस इज नोन एज एन फैक्टर। अब एन फैक्टर क्या होगा तो डिपेंड करेगा आपका नेचर ऑफ सब्सटेंस पर। तो यहाँ जो एन फैक्टर है ये डिपेंड करेगा आपका सब्सटेंस पर। जैसे अगर आपका एटम हुआ तो ये वैलेंसी हो जाएगा, जैसे अभी हम बात की मैग्नीशियम के लिए वैलेंसी से डिवाइड कर रहे थे। अगर आपका एसिड होगा तो एन फैक्टर अलग होगा, बेस के लिए अलग होगा, है ना, सॉल्ट के लिए अलग होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो यहाँ पर हर एक के लिए एन फैक्टर का वैल्यू डिफाइन किया जाएगा, है ना, उसको हम बताएंगे अभी आपको हम। तो इस फॉर्मूला में आपको ध्यान देना है कि ऊपर जो लिखा गया एटॉमिक वेट 1 मोल एटम का मास होगा, 1 मोल मोलिक्यूल का मास होगा, 1 मोल आयंस का मास होगा। मतलब ऊपर का जो टर्म है वो एक्चुअली क्या है? मोलर मास है। मोलर मास, मोलर मास होगा सब्सटेंस का बाई एन फैक्टर, ठीक है। तो ऊपर में जो टर्म आपके पास है, ऊपर वाला टर्म किसके लिए है? 1 मोल का है, तो एन फैक्टर भी डिफाइन होगा 1 मोल के लिए, ठीक है। तो नीचे लिख भी लोगे आप, एन फैक्टर इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, राइट। अब अगर यहां देखिए हम लोग कि आपका एन फैक्टर जो आपके पास है वो डिपेंड किस पे करेगा? डिपेंड करेगा कि किस तरह से बिहेव करेगा आपका सब्सटेंस रिएक्शन में। जैसे एग्जांपल के लिए यहां देखो आप, अगर बोले आपको हम कि H2C2O4 है ना, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड, नाम इसका है ऑक्सैलिक एसिड, है ना। तो ये बिहेव कर सकता है एज एसिड, बिहेव करेगा एज एसिड, तो इसका एन फैक्टर अलग आएगा, बताएंगे आपको हम। अगर ये बिहेव करेगा एज रिड्यूसिंग एजेंट तो इसका एन फैक्टर अलग आएगा, ठीक है। तो हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट नोट आपके लिए ये होगा कि इक्विवेलेंट मास जो है या इक्विवेलेंट वेट जो है, दिस इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। क्यों वेरिएबल ये होगा? क्योंकि एन फैक्टर वेरिएबल है, ये डिपेंड करता है किस तरह से बिहेव करेगा सब्सटेंस रिएक्शन में। अगर ये बिहेव किया एसिड की तरह, अगर ये बिहेव किया रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, तो इसका एन फैक्टर जो आएगा, है ना, उस पर डिपेंड करेगा इसका इक्विवेलेंट मास। तो एन फैक्टर अगर अलग अलग आएगा तो इक्विवेलेंट मास भी अलग अलग आएगा। इसका मतलब ये हुआ इक्विवेलेंट मास इज ए वेरिएबल क्वांटिटी, ये आपका फिक्स वैल्यू नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा किस तरह से बिहेव करेगा सब्सटेंस रिएक्शन में, ठीक है। नीचे नोट करके लिख लेना आप, इक्विवेलेंट मास इज ए वेरिएबल क्वांटिटी, लेकिन मोलर मास आपका फिक्स क्वांटिटी था, 1 मोल का मास था, राइट। सो लेट अस सी, अगर हम बात करें एन फैक्टर के बारे में, तो एन फैक्टर को हम यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन सब्सटेंस, इसको हम पहला बोल सकते हैं, सपोज ये हम बात कर रहे हैं फर्स्ट वन, और सेकंड इसको हम बी बोल रहे हैं, थर्ड वन सी बोल रहे हैं इसका नाम, दिस इज एन हो गया, और एक आपका वी हो गया, है ना। अब अगर इसको हम यहाँ पर पहला लिखते हैं, ए का मतलब क्या होगा? ए का मतलब होगा एसिडिटी, एसिडिटी। बी का मतलब क्या था? बी का मतलब हो जाएगा बेसिसिटी। सी का मतलब हो जाएगा चार्ज। एन का मतलब हो जाएगा यहां पर ही चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। एन का मतलब हो जाएगा नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। और वी का मतलब हो जाएगा वैलेंसी, ठीक है।